गुड इवनिंग छात्रों। ये सेकंड पेपर आपका, जिसमें कि 2 हो गए, 4 चैप्टर थे और सरल परपथ और चुंबक के 2 चैप्टर हैं इसके अंदर। और इसमें हम देखते हैं क्या है वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या है? ये युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखने के लिए परिपथ में आवेश के प्रवाह या धारा को निरंतर यह बनाए रखती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऋण आवेशित प्लेट होता है, दूसरा धन आवेशित प्लेट होता है जिसे धनाग्र कहते हैं। घर में आप बैटरी देख रहे हैं तो 2 तरह के होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, और द्वितीयक सेल वो होती हैं जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं, जैसे सीसा संचायक सेल और लैक्लांचे सेल, आपका डेनियल सेल, और जो 1.5 वोल्ट का आप हाथ में लिए रहते हैं वो प्राथमिक सेल है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। और उसके बाद इसमें एक सवाल और पूछता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है होता है। तो एक विद्युत वाहक बल के लिए आप एक छोटा सा सूत्र याद रखें, E=W/Q। तो 1 कूलाम आवेश अगर है आपका, तो पूरे परिपथ में इसको प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, ऊपर W लिखा है तो कार्य W है, जूल। तो किया गया कार्य पूरे परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए, तो जो कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होगा, या आप जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट जो है हमारा किरचॉफ का नियम, ये हमेशा आपसे पूछे। इनके 2 नियम हैं और इनके पहले नियम में बड़े साफ साफ इन्होंने समझाया है कि अगर 4 करंट आ रही हैं, 4 करंट जा रही हैं, तो आने वाली और जाने वाली किसी एक बिंदु पे, तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, तो 3 इसमें 5 हैं, तो 2 आ रही हैं या 3 जा रही हैं, तो जो भी है, तो आने वाला और जाने वाला दोनों का योग, दोनों बराबर होती है। देखिए यहाँ है, या समीशन आई बराबर 0, मतलब अगर आने वाली और जाने वाली दोनों को पक्षांतर करके आप एक तरफ ले आएंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे बराबर 0। जैसे नाली का पानी निकला 1 लीटर, बहा 2 नालियों में आधा आधा लीटर, तो जाने वाली नाली का पानी और आने वाली नाली का पानी बराबर होगा। अगर दोनों को एक तरफ करेंगे, माइनस करेंगे, तो 0 हो जाएगा। तो वही उन्होंने लिख दिया समीशन 0। समीशन बोलते हैं, मतलब आई, और इसको इस तरह से I1 + I2 आ रही हैं, -I1 I2 जा रही हैं, दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये किरचॉफ का पहला नियम है। दूसरा नियम में ये कहते हैं कि किरचॉफ साहब कि यदि कोई परिपथ बंद है, कोई परिपथ बंद है, जिस तरह से यहाँ इन्होंने चित्र में दिखाया भी है और दूसरे पेज पे है, यहाँ ये परिपथ अगर बंद है, तो बंद परिपथ में जो है विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध जो उसके लगे हैं, उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग, जैसे समीशन IR, उस पास में कार्य करने वाले जितने विद्युत वाहक बल बैटरी लगी हैं, समीशन I के बराबर होता है। बस इतना, एक छोटी सी लाइन आपको किरचॉफ के दूसरे नियम को बता देती है। ये देखिए, इसमें 2 बैटरियां, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इनका यही कहना है कि ये बंद पास है, बंद परिपथ है, तो इनका धारा और प्रतिरोधों का गुणन का बीजगणितीय योग, मतलब V=IR करके समीशन IR बराबर E, समीशन E, मतलब वो जितने भी उसमें विद्युत वाहक बल है, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरे चैप्टर में हम आ जाएं तो प्रतिरोधों का संयोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 प्रकार से इनको जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जब आप प्रतिरोध जोड़ेंगे, 2 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो उनका मान R = R1 + R2 होता है।
यहाँ आप देखें, अगर एक प्रतिरोध का मान 1 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान 2 ओम है और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध बताएं। तो 1 + 3 = 4 ओम। यही R बराबर R1 + R2 + R3 जितने भी जुड़े होंगे, 3 जुड़े हैं तब भी। समानांतर में ठीक इसका उल्टा होता है छात्रों, जिसमें कि आप समानांतर का मतलब कि देखें, आप इसको पहचान जाएंगे। यहाँ से करंट देखिए तीनों में बढ़ जा रही है। यही इसी तरह से हमारे घर का बल्ब भी समानांतर क्रम में लगा हुआ है, ताकि एक बुझ भी जाए तो 2 जलते रहें। तो इसमें धारा अलग अलग हो जा रही है। तो ऐसी दशा में इसका सूत्र बनेगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो मतलब इसमें अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हुए हों तो उनको आप 1/1 1/1 मान लीजिए 1 ओम का है तो 1/1, तो ये तीनों 3 ओम गया, 3/1 और फिर R को उल्टा करेंगे तो R बराबर 1/3। ये उत्तर हो जाएगा आपका। इस पे सवाल आगे भी देख लेंगे हम। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें एक सवाल और है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज, जो अक्सर आपने क्लास में भी पूछा था। देखिए चित्र ऐसे ही बनेगा इसका। इसमें PQRS मैंने आपको बताया कि ये जो बीच में गैल्वामीटर रहता है, जब इसकी सुई बीच में आ जाती है तब ये मानिए कि आपने जो चौथा रेजिस्टेंस लगाया, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस का मान आपको पता है, चौथे का पता करना है। यही व्हीट स्टोन ब्रिज का काम है। और ये बीच में जो गैल्वामीटर लगा हुआ है, जब तक आप चौथा रेजिस्टेंस सही नहीं लगाएंगे तब तक ये 0 नहीं बताएगा। गैल्वामीटर धारा का प्रवाह, इसी यही धारा का प्रवाह। तो जब धारा प्रवाह 0 हो जाएगा तो P/R = Q/S, ये फार्मूला होगा। और 3 अगर आपको पता है तो तिर्यक गुणा करके आप चौथे का मान निकाल सकते हैं। यही इसकी शर्त है। तो उसके बाद धारा नियंत्रक एक होता है जो रिहेस्टेट, आप रिहेस्टेट के नाम से जानते हैं, जिससे हम धारा को कम ज़्यादा करते हैं। इसे धारा नियंत्रक रिहेस्टेट भी कहते हैं। फिजिक्स में की लैब में आप इसे देख भी सकते हैं, रखा हुआ है। और धारा नियंत्रक के बाद अब आते हैं अभ्यासी प्रश्न पे। तो इसमें अभ्यासी प्रश्न में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो किरचॉफ का नियम है। आपका धारा का मान ज्ञात करिए। उसके बाद छोटे छोटे इस तरह के सवाल हैं आपके पास Q = IT पर। तो Q = IT पर आप सवाल देख लीजिए। इतने जो कार्य करना पड़ता है, तो ये आसान सा सवाल है। आप विद्युत धारा में आवेश धारा Q बराबर धारा गुणे समय, Q दिया है, मिनट दिया है तो एम्पियर निकल आया, और एम्पियर में आपने मिनट का गुणा किया तो कूलाम मिल गया। आवेश में प्रवाहित किया गया कार्य आपका 1350 जूल है। और इसका विद्युत वाहक बल अगर आप निकालेंगे, थोड़ा सा छूट गया है इसमें, तो इसमें विद्युत वाहक बल पूछा है। तो विद्युत वाहक बल निकालना होगा, तो जब W पता हो गया आपको और Q पता हो गया तो W/Q कर दीजिए, 1.5 वोल्ट आ जाएगा आराम से। 1350 में 900 का गुणा करेंगे तो भाग करेंगे, सॉरी, तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आंकिक प्रश्न इस तरह के सवाल छोटे ही आते हैं। और जैसे ये सीरीज में रेजिस्टेंस है, देखिए 2 रेजिस्टेंस इस चित्र में आपको समानांतर में दिख रहे हैं, तो R1 + R2 करके इन्हें जोड़ लेंगे और फिर तीसरा इनके पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये रेजिस्टेंस को उन्होंने जोड़ा, R को श्रेणी क्रम में है, तो ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं, 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो ये 3 ओम के हैं, तो 3 × 9 तो यही हो गए सीधे। और उसके बाद ये समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध 9, और अगर यही प्रतिरोध समानांतर क्रम में रहेंगे तो 1/3 1/3 1/3 करके आप जोड़ेंगे, R बराबर 1 आएगा, R बराबर 1 हो जाएगा तिर्यक गुणा करने से। यही है छात्रों, मतलब इस तरह का सवाल अगर आता है, आएगा निश्चित, ऐसा नहीं है। प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, इस पे सवाल आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं और व्यावसायिक शिक्षा में भी आते हैं।
आगे अगर हम बढ़ते हैं तो और भी देख लेते हैं। देखिए एक सवाल इस तरह से भी है, देखिए दो प्रतिरोधों को यहाँ समानांतर कर दिया। ये जब समानांतर में इनको जोड़ देंगे, इनको समांतर में दो को जोड़ देंगे तो तीनों जो होंगे आपके श्रेणी में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो इस सवाल को भी देख के हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। और आगे हम बढ़ते हैं अभ्यासी प्रश्न की तरफ। तो ये अभ्यासी प्रश्न मैंने आपको सिर्फ देखने के लिए दिया है, आप देखें समझें और कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें और कमेंट से चाहे जैसे। ये देखिए रेजिस्टेंस है आपका, ये दोनों ऊपर से श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं और फिर होने के बाद ये इसके समांतर हो जाएंगे। तो देखिए R बराबर 3 + 3 6 हो गया, R बराबर 1/6 धन 1/3, इनका तिर्यक गुणा करके 3/6 या 6/3 या 2 ओम, ये इसका उत्तर हो गया। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये आपका अगला भागे बढ़ते हैं। देखिए फिर ये व्हीट स्टोन का ब्रिज आ गया। यहाँ आर का मान पूछ रहा है, 4 का मान 3 का मान दिया हुआ है, तो पी क्यू बटा आर एस। तो आर एस की जगह आप मान रखेंगे तो क्यू आपका इधर है, आर की तरफ है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आर दिया है तो आप इसी को आर इसको मान लीजिएगा, नहीं नहीं, पी क्यू जैसा व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने दिखाया वो शर्त वही रहना चाहिए, पी क्यू आर एस ऐसे करके है। तो पी क्यू आर एस की वैल्यू को आप रख के तिर्यक गुणा कर दीजिए, तीसरा वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गतिमान आवेश और चुंबक की तरफ। तो देखिए कुछ चुंबक प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। तो कृत्रिम प्राकृतिक ज़मीन से हमें मिलते हैं, खुदाई करने पर मिल जाते हैं, और कुछ प्राकृतिक जो हम खुद बनाते हैं। तो ये चुंबक इसका बनता है Fe3O4। तो ये मैग्नेटाइट इसका है, फेरिक ऑक्साइड आपका है ही है। मैग्नेटाइट चूँकि पहले करीब ईसा से 470 वर्ष पहले इसके मैग्नीशिया नामक स्थान पर गहरे भूरे काले रंग का पत्थर पाया गया जो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण इसे का नाम जो है मैग्नेटाइल रखा गया, और आधुनिक शब्द में इसे हम मैग्नेट कहते हैं। और जो फेरिक ऑक्साइड है Fe3O4, ये जो इसका सूत्र हुआ। और मैग्नेटाइट के इस गुण को, जो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसी को हम चुंबकत्व कहते हैं। और ये प्राकृतिक चुंबक होते हैं। और इसके गुण अगर आप देखें तो लोहे को अपनी तरफ खींचेगा स्वतंत्रता पूर्वक। अगर ये लटका हुआ है तो हमेशा उत्तर दक्षिण में रहेगा, और सजाती रहेंगे। अगर ये चुंबक नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को ढकेलेंगे, और अगर विजातीय रहेंगे तो आकर्षित करेंगे, मतलब धन ऋण रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। तो ये, और इनको कितना भी आप टुकड़े में तोड़ते जाइएगा तो ये इनका एक अलग अस्तित्व एन एस सब में बनता जाएगा, जैसा कि यहाँ तोड़ के दिखाया भी है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। समझने के लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए ही बनाया हूँ और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, ये देखिए हमेशा एन से निकलती हैं, साउथ से की तरफ जाती हैं, और ये परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं हैं, कभी नहीं काटती हैं, और हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ जाती हैं। इसीलिए घर में लोग कहते हैं कि आप सर उत्तर की तरफ करके सोइए, दक्षिण की तरफ ना करें, क्योंकि जो भी बल रेखाएं आपको मिलती हैं पृथ्वी से वो आपके पैर में सीधे जानी चाहिए, सर में नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ में आप सर करके सोएं। उसके बाद अगर हम देखें चुंबकीय बल रेखाएं, तो आपको समझ में आ गई। इसकी विशेषता पूछ सकता है कि इसका क्या है, तो विशेषता को आप बताएंगे। और एक पूछता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ हथेली का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग साहब ने दाएं हाथ को इस तरह बनाया, और इन्होंने कहा कि अगर धारावाही चालक है अगर कोई, तो उस पर बल का चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, जैसा कि ऊपर यहाँ आपको दिखाया गया है या ना और यस करके, तो इस पर जो बल लगेगा उसका दिशा इन्होंने बताया अपने दाहिने हाथ के नियम से। तो देखिए सामने वाली उंगली जो है आपकी बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बल आपका इस तरह, और अंगूठा जो है आपका करंट की दिशा को बताता है।
और यही इसी तरह से इन्होंने दाएं हाथ का भी नियम दिया। और दाएं हाथ के नियम को अगर आप देखें तो आप इस चित्र को भी बना के थोड़ा सा समझाना है आपको कि अगर आप दाएं हाथ का नियम देखें तो इनकी अंगूठे की दिशा को यह बल बताता है, और ये उंगली, पहली उंगली विद्युत क्षेत्र और बीच वाली धारा की दिशा बताती है। तो अगर इस तरह का बल की दिशा को बताएगा, तो फ्लेमिंग साहब का ये नियम था। और इसके बाद इसके अंदर आगे बढ़े छात्रों तो एक बढ़िया क्वेश्चन जो निश्चित फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम, ये वैज्ञानिक थे बायो सेवर्ट जी, और अलग अलग नाम है इनका। 1820 में इन्होंने एक तार लिया धारावाही, जिसके अंदर धारा थी, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, यल छोटा टुकड़ा देखिए यहाँ ले रहे हैं, और यहाँ भी एक बिंदु से इसकी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसी को बायो सेवर्ट ने सिद्ध किया कि डेल्टा बी समानुपाते आई होगा। डेल्टा बी समानुपाती, जो छोटा सा तार का आपने टुकड़ा डेल्टा यल लिया है, इसके समानुपाती होगा। और यह बिंदु से जो इसकी दूरी है आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जो इनके बीच में कोण बन रहा है उसके साइन थीटा के अनुपाती होगा। अर्थात इसका सूत्र बन जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसी को हम बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं आपको इसके अंदर जानना है। और फिर अगले पेज पे भी फास्ट देखते हैं। अमीटर क्या होता है? तो अमीटर आप सब लोग जानते हैं, धारा मापी है, ये धारा को मापता है। इसका काम जो है धारा मेजर करना होता है। और अमीटर एक कम प्रतिरोध का धारा मापी होता है, इसमें प्रतिरोध कम होता है, और इसमें मिली एम्पियर तक हम जो है मेजर कर सकते हैं। शून्य प्रतिरोध पर अमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये हमेशा याद रखिएगा। शून्य प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का धारा मापी है, लेकिन शून्य प्रतिरोध पर अमीटर को प्रयोगात्मक दृष्टि से नहीं हो सकता। इसका एक नंबर के सवाल में वोल्ट मीटर, इसका अगला टॉपिक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में भी हम वोल्ट नापते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो परपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को सीधे वोल्ट में नाप लेता है, और मिली वोल्ट भी इससे नापा जा सकता है। और धारा मापी का अगर अमीटर में रूपांतरण करने को कहे तो इसमें बस एक लाइन है कि धारा मापी अमीटर मूलतः धारा मापी ही है, वो भी धारा ही नापता है। तो जिस परिपथ में श्रेणी क्रम में हमेशा अमीटर को लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर में लगाते हैं। तो इसमें एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो शून्य अमीटर का प्रतिरोध तो प्राप्त किया नहीं जा सकता, तो उसकी तुलना में मतलब आर तो रहना ही रहना होगा। तो इसके लिए इसमें इसकी कुंडली में समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगा देते हैं, बस इतना ही करते हैं, शंट जिसे कहते हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं पेज को लिया नहीं, लेकिन एक लाइन में आप लिखेंगे, इस पेज को शार्ट में करके समझ के, और इसमें एक लाइन कि अगर बदलना है तो धारा अमीटर को वोल्ट मीटर में, तो इसकी कुंडली में चल कुंडली धारा मापी को ही अमीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसकी कुंडली में समानांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध डाल, शंट प्रतिरोध कहिए या शंट कहिए, तो इससे जो है धारा के मान में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करता, एक अच्छे अमीटर की तरह काम करने लगता है। और जो है इससे हम वो भी मेजर कर सकते हैं। अगला हम धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे? तो दो बिंदुओं के बीच सीधे आपको वोल्ट नापना होता है, तो इसे आप वोल्टमीटर एक मूलतः यह भी धारा मापी होता है। दो बिंदुओं के समांतर क्रम में ही इसको हमेशा लगाया जाता है। और इसके अंदर भी एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध, याद रखिए एक नंबर का
एक आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है और इसके अंदर भी श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देने से यह काम हम उसकी तरह वोल्टमीटर की तरह करने लगता है। वहाँ कम और यहाँ उच्च। अब रिज मोटर धारामापी देखिए, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर को हम बहुत आसानी से एक थोड़े में समझ लेते हैं कि डिश धारा इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा साधन है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे आपके घर की मोटर है तो उसको वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, इसी सिद्धांत पे ये बना है। इसमें क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है और बुश होते हैं, विभक्त वलय होती है और क्रियाविधि वही है कि जब आप चित्र में देखें तो यह जो आर्मेचर है ये ऐसे बनाया है, धारा इसमें बह रही है तो जब नॉर्थ साउथ में रहेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं इसको क्रॉस करेंगी नहीं। तो जब ये 90 डिग्री पे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इसमें क्रॉस करेंगी। फिर इसी तरह से फिर 270 पे जाएगा, 180 पे जाएगा, तो ये कुंडली इसी तरह से घूमना शुरू कर देती है। तो वैद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे बिजली के पंखे हैं, आटा पीसने की मशीन है, ये सब चीज़ें हैं आपकी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व सब लोग जानते हैं, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि चुंबकत्व जो है दो आवेशों का एक निकाय है, वैद्युत निकाय है। दोनों का जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनका एक अपना बल युग्म होता है, इनके बीच में बल काम करता है। मैंने आपको चुंबकीय द्विध्रुव को बताया है और P इक्वल टू इसका सूत्र भी आपको दिया 2L करके, और R उनके बीच की दूरी। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है और इसमें हम आगे अगर बढ़ें तो इसके अंदर एक अच्छा सवाल पूछता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय क्या है? तो देखिए, सॉरी, थोड़ा छात्रों माफ़ करिएगा, थोड़ा हम कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं लेकिन कभी कभी कुछ दब जाता है। तो ये हो, आपका समय मैं नहीं नुकसान करना चाहता, डाटा भी नहीं, क्लास में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम आ गया है 25 से आपका, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय का मैंने आपको यहाँ दिया था, हाँ ये है आपका। तो यहाँ से आप फिर देखते हैं कि अनुचुंबकीय किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक क्षेत्र में रखे जाते हैं तो मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये उनकी ओर आकर्षित होते हैं, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यह गुण अनुचुंबकन कहलाता है, जैसे एल्युमिनियम, एक उदाहरण ले लीजिए आप। और उसके बाद प्रतिचुंबकीय, ठीक इसका उल्टा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहुत मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, और शक्तिशाली के पास ले जाएं तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षित प्रतिचुंबकन, जैसे फास्फोरस आप याद रखें। और लौह चुंबकी तो आप जानते हैं कि लोहे का शक्तिशाली चुंबक है, इसकी तीव्रता से लोहे को आकर्षित कर लेता है, पास में ले जाएं चाहे दूर ले जाएं, जैसे लोहा और कोबाल्ट, निकिल आदि। तो ये आपका क्वेश्चन अक्सर इसमें से उठता है और ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा एक पूछता है इससे अंदर क्वेश्चन, विचुंबकन क्या है? या चलिए पहले नर्म लोहे और फौलाद के चुंबक में अंतर जान। नर्म और फौलाद दोनों ही लौह चुंबक हैं। तो एक तो नर्म लोहे में फौलाद की अपेक्षा अधिक चुंबकत्व होता है, ये याद रखिए, नर्म लोहे में।
दूसरा, नर्म लोहा अपने चुंबकत्व को बनाए नहीं रख सकता, बल्कि थोड़े ही यांत्रिक या धारा बंद कर दीजिए तो वो विचुंबकित हो जाता है। अब विचुंबकित क्या है? दो चीज़ें काफ़ी हैं, आपको नर्म और फौलाद लोहे के चुंबक के अंतर में आगे आप पढ़ लेंगे। विचुंबकन क्या है? विचुंबकन ये है कि जब चुंबकत्व को नष्ट कर देना, तो नष्ट करने के लिए तो आप पीटेंगे या ताप देंगे, तो वो ताप जो आप देंगे वह क्यूरी ताप कहलाता है, जिस पर कि चुंबक का चुंबकत्व तो ख़त्म हो जाता है। जैसे निकिल के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड क्यूरी ताप है, यहाँ पर जाके निकिल का चुंबकत्व ख़त्म हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व किसे कहेंगे? इस पेज में आप देख लें तो वही कुंडली में आपने धारा लगाई और आप परिपथ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये विद्युत चुंबक है आपका। यहाँ देखिए, ये विद्युत चुंबक है आपका। तो बैटरी लगाया और यन और साउथ आपने बनाया है, उस पर आपने लपेट दिया धारावाही प्रणाली का, तो यह एक चुंबक की तरह से व्यवहार कर दिया। अंदर नर्म लोहे की छड़ रहती है, तो इसे हम विद्युत चुंबक कहेंगे। इसका उपयोग भी फैक्ट्रियों में, क्रेनों में, अस्पताल में और यहाँ विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, इसमें यूज होता है। और पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण अगर आपसे पूछ लेता है तो आप आराम से बता सकते हैं। पृथ्वी में चुंबक अगर लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण में लटकेगा, यहाँ आप देख लें। और पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़ा कुछ समय बाद चुंबक बन जाता है, ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया ही होगा। तो इस तरह से ये है। अगला पेज में अगर हम आ जाएं तो इसमें आपको दिक्पात कोण, मतलब किसी भी स्थान का चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना न्यून कोण उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना न्यून कोण, ये हमारा दिक्पात कोण कहलाता है। नमन कोण जो होता है आपका, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है कि नमन कोण के लिए या नति कोण कह लीजिए कि अगर किसी चुंबकी को सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर इस प्रकार लटका दिया जाए कि स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके, तो चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होने पर चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा के साथ कुछ कोण बनाते हुए झुक जाती है। तो इसी झुकने को नति सुई कहते हैं। और इसे हम आगे देखें तो tan थीटा में इसको हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह से नमन कोण को। ये देखिए, tan थीटा बराबर वर्टिकल v और h फॉर हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा बराबर v अपॉन h या थीटा बराबर tan इनवर्स v अपॉन h, ये हमारा नमन कोण है। इसके बाद आपका एक है पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव क्या क्या हैं। तो जैसे अवयव में तो आपका नमन कोण है ही है, दिक्पात कोण है ही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, ये तीन मुख्य अवयव हैं। उदासीन बिंदु वो है कि जहाँ पर चुंबकीय रेखाएं नहीं गुजरती हैं। कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो ऐसे बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। यहाँ छात्रों, ये एक समरी थी आपके लिए, और मैं समझता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, पेज भी है आपके पास। सेकंड पेपर आपका ख़त्म होता है, थर्ड पेपर को हम कल लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है, और उसके साथ उसका आंसर भी ले लेंगे। कल मॉर्निंग में ले लेंगे, और उसके बाद इन्हीं 3 पेपर्स पर आप फोकस रहिएगा छमाही एग्ज़ाम में। और उसके बाद सालाना में हम लोग चौथा पाँचवा पेपर कर लेंगे, और इस प्रकार से आपका कक्षा 11 पूरा हो जाएगा। और 12 के छात्रों को मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के प्री बोर्ड के लिए भी बढ़िया पेपर डिज़ाइन करूँगा, क्लास 12 के लिए भी। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, और अब रात भी हो गई, सो गुड नाइट।